शुरुआत करते हैं दिल्ली के दंगल से, जहां पर एक से बढ़कर एक दांव चले जा रहे हैं। पहले पुजारी ग्रंथि योजना के जरिए केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक मारा और अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा छेड़ सीएम आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना के बहाने बीजेपी को घेर लिया है। कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, आतिशी एलजी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मंदिर मस्जिद बौद्ध स्थल ना तोड़े जाए। तो एलजी सचिवालय से जवाब आया है कि कोई मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ा जा रहा है। आतिशी ने अगले सवाल में सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर बौद्ध स्थलों को तोड़ने का आदेश एलजी ने दिया, जिसके जवाब में एलजी सचिवालय ने सफाई दे दी है कि ऐसा कोई भी आदेश हमारी ओर से नहीं दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर एलजी ने आदेश नहीं दिया तो आतिशी के इन आरोपों का मतलब क्या है? क्या एलजी नहीं किसी के आदेश पर दिल्ली में सच में मंदिर और बौद्ध स्थल तोड़े जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब सीएम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएंगे। केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कुछ इलाकों में कुछ धार्मिक प्रतिमाओं को हटाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर सीएम आतिशी ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आरोप लगाए गए कि एलजी के आदेश पर मंदिरों, बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश हैं। दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल न तोड़ा जाए। बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है। धार्मिक कमेटी ने सीएम को दिखाए बिना फाइल एलजी को भेजी। यानी आतिशी ने हिंदू सिख वोटर्स के बाद चिट्ठी के जरिए दलित दांव भी चल डाला कि इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इन मंदिरों को तोड़ने जाएंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए। रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। दरअसल इस तरह के मामलों के लिए दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है जो दिल्ली के गृह मंत्री के अंडर आती है। सवाल ये है कि कमेटी ने आतिशी फाइल नहीं दिखाई या जानबूझकर फाइल सीधे एलजी को भेजती है। जो भी हो, केजरीवाल ने बीजेपी को उसी के ग्राउंड पर घेरकर सिक्सर पर सिक्सर जड़े जा रहे हैं और बीजेपी को रणनीति बनाने का मौका तक नहीं मिल रहा। गेम्स ऑफ दिल्ली में चैलेंजिंग राउंड शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया ने पुजारी ग्रंथि योजना पर बीजेपी को चैलेंज दिया, जैसे कि वो कह रहे हो कि विरोध क्यों कर रहे हो, दम है तो करके दिखाओ। क्योंकि बीजेपी लगातार दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना पर सवाल दाग रही है। कभी फंड कहां से आएगा, कभी वादा चुनावी है। जैसे वार्ड से दिल्ली विजय की रणनीति बना रही बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का तगड़ा पलटवार किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो असल में बीजेपी करते, बीजेपी ने तो आज तक कहीं घोषणा तक नहीं की है। केजरीवाल जी जब कुछ करते हैं, केजरीवाल जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था महिलाओं के लिए बसें फ्री करेंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था तीर्थ यात्रा कराएंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था कि सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूलों जैसी देंगे, बीजेपी बोली ड्रामा है। लेकिन केजरीवाल जी ने सब करके दिखा दिया, ये भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी। लेकिन गेम एक तरफा नहीं है। इस खेल में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पुजारी ग्रंथि योजना पर छिड़ी महाभारत में बीजेपी ने सवाल दागा कि ये योजना चुनावी है। आपकी तरफ से मनीष सिसोदिया ने चैलेंज दिया कि दम है तो बीजेपी करके दिखाए। तो कांग्रेस फौरन मैदान में कूद गई और कहा पहले इमाम की सैलरी तो दे दो। चुनाव के 5 या 7 दिन पहले तो सीधे एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं चालबाजी है। और दूसरा इसका क्या तरीका रहेगा? देखो साहब, जो ग्रंथी हैं वो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एम्प्लॉइज हैं, वो वहाँ काम करते हैं। आपने भी ऐसे भी जो अभी जितने हमारे मौलवी हैं जिनको वक्फ बोर्ड के तहत सैलरी मिलती है, उनको तो 1.5 साल से आपने सैलरी दी नहीं है। यानी चुनावी चौसर में सब एक दूसरे को तो मात देने में जुटे हैं। वादों की बारिश में कई सियासी दलों का वोट बैंक भीग चुका है, तो कई सियासी दल आरोपों की छतरी के नीचे अपने वोटर को वादों की बारिश ने बचाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन जनता जानती है कि गेम्स ऑफ दिल्ली में दंगल का नायक कौन होगा।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटर लिस्ट को लेकर सियासी जंग जारी है। इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को चिट्ठी लिखकर बीजेपी की शिकायत कर दी है। और केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर कई सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से सवाल पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के अध्यक्ष मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने केजरीवाल को संघ से सीखने की नसीहत दे डाली। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट कटवाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी ऐसे ही कुछ आरोप आप पर लगाए, जिसके बाद से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार और तेज हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर नए साल में 5 संकल्प लेने की यहां नसीहत दे दी। और इस चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में एक पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने लेटर को बाकायदा लिफाफे में रखकर पोस्ट किया। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 नए संकल्प लेने की नसीहत दी। पहला संकल्प, बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। दूसरा संकल्प, झूठे वादों का खिलवाड़ बंद करेंगे। तीसरा संकल्प, शराब को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे। चौथा संकल्प, यमुना की सफाई पर झूठे आश्वासन और सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार को लेकर माफी मांगेंगे। 5वां संकल्प, राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों हाथ नहीं मिलाने और चंदा नहीं लेने की बात कही गई है। लेकिन दिल्ली वालों को जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में लूटा और झूठ बोला गया है, तो आज नववर्ष के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो संकल्प लेंगे कि झूठ बोलना बंद करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया। ये कामना करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। सनातन आस्था का प्रतीक, हर सनातनी के लिए मां जैसा स्थान रखने वाली पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा। लेकिन आज गंगा क्या आचमन योग्य है? सीएम योगी ने महाकुंभ में गंगा आचमन करके सनातनियों को आखिर कौन सा संदेश दिया? क्या सीएम योगी ने गंगा आचमन कर महाकुंभ से एक सौगंध ली? मां गंगा को आचमन योग्य बनाने की सौगंध। आचमन पर नहीं आएगी आँच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन आचमन। सीएम योगी ने गंगा आचमन करके यह संदेश दिया कि गंगा स्वच्छ, निर्मल और आचमन योग्य रहेगी। यूं तो हर सनातनी के लिए गंगा माँ है, माँ अशुद्ध हो ही नहीं सकती। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बढ़ते प्रदूषण ने क्या गंगा का जल आचमन योग्य रहने दिया? जनता योगी के आचमन वाले संदेश को कैसे देखती है, आप खुद देखिए। गंगा स्वच्छ है, निर्मल है, इसमें गंदगी ना फैलाएं। जैसा कि योगी जी कल आए थे, उन्होंने अपना आचमन किया। योगी ने जो गंगा जी या बड़े हनुमान जी के लिए जो भी किया है, बहुत अच्छा किया है। यहाँ यानी संत और श्रद्धालु सभी को उम्मीद है कि कलयुग में मां गंगा के लिए भागीरथी योगी ही बन सकते हैं। मां गंगा और सनातन प्रतीकों के लिए उनके कामों के दम पर ही लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि गंगा फिर आचमन योग्य हो सकती है। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं अभूतपूर्व असहनीय काम है। उन्होंने जो भी किया है गंगा के लिए बहुत ही निष्ठापूर्वक वाली काम की बातें हैं, जो लोगों को मन को आदर को बढ़ाए। दरअसल शनिवार को एनजीटी ने दावा किया था कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। इस रिपोर्ट में 247 नालों का पानी बिना ट्रीट किए सीधे गंगा और सहायक नदियों में गिराए जाने का दावा किया गया था। योगी आदित्यनाथ का गंगा आचमन एक तरह से एनजीटी के इसी दावे का जवाब है कि गंगा पावन, निर्मल और आचमन योग्य थी और है। एक तरफ जहां प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं पूरे लाव लश्कर के साथ अटल अखाड़ा ने अपनी छावनी में प्रवेश किया।
जिसके लिए साधु संतों का जमावड़ा बक्सी बांध पुलिस चौकी पर हुआ। इसके बाद भगवान की पालकी लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। परंपरागत तरीके से सजे धजे रथों और घोड़ों पर सवार संतों ने यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान वेदों के मंत्रों का पाठ और शंखनाद ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा के दौरान एक शख्स अपने सिर पर महाकुंभ का मॉडल लेकर चल रहा था। प्रयाग की पावन धरती पर विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, इसलिए मैं इस महाकुंभ के मॉडल को अपने सर पे रखकर पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आगे आगे घोड़ों पर सवार पुलिस वाले चल रहे थे, जबकि उनके पीछे साधु संतों की टोली चल रही थी। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर अटल अखाड़े के संतों का स्थानीय श्रद्धालुओं और भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। इस भव्य आयोजन ने श्रद्धालुओं के मन में आस्था और उत्साह का संचार किया। महाकुंभ 2025 में अटल अखाड़े की यह भव्य शोभा यात्रा आयोजन का एक विशेष और अविस्मरणीय हिस्सा बन गई। वहीं महाकुंभ में खलल डालने की साजिश रचने वाले खलनायक का पता चल गया है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जो नाम सामने आया है वो है नारिस पठान। पहले इच्छाधारी आतंक का अलर्ट, अब खलनायक नासिर पठान की धमकी। महाकुंभ पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे नापाक इरादे वालों पर योगी फोर्स का एक्शन प्लान एक्टिव हो गया और रडार पर सबसे पहला नाम आया नासिर पठान का काम। महाकुंभ में खलल की धमकी, अंजाम पुलिस खुफिया एजेंसी पीछे पड़ी। यानी आतंक का ट्रायल जिस नासिर पठान नाम के इंस्टा अकाउंट से किया गया, FIR दर्ज कर उसे क्रैक करने में योगी फोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये पहली बार धमकी नहीं मिली है। महाकुंभ की दिव्यता से दंग दहशतगर्द लगातार इस आयोजन को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर को खालिस्तानी पन्नू ने प्रयागराज में बदले की धमकी दी, फिर 30 दिसंबर को संत भेष में आतंकी घुसपैठ का इनपुट आया और 31 दिसंबर को नासिर नाम के अकाउंट से महाकुंभ को लेकर धमकी दी गई। वो अलग बात है कि महाकुंभ की 7 लेयर की चक्रव्यूह जैसी सुरक्षा को तोड़ना किसी आतंकी के बस की बात नहीं, लेकिन यही वजह है कि आतंक के आका अलग अलग तरीकों से धमकी देकर दहशत का वर्चुअल ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन ये उन्हें भी पता है कि महाकुंभ में घुसे तो योगी फोर्स यमराज के पास भेजने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगी। और देखिए, महाकुंभ से संतों ने वक्फ पर फाइनल प्रहार शुरू कर दिया है। संभल में सत्यव्रत चौकी पर वक्फ का दावा हो या फिर अन्य विवाद, संतों ने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हुआ, या तो वक्फ खत्म हो जाए या फिर सनातन बोर्ड बने। क्योंकि संत समाज वक्फ बोर्ड को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जो देश के गद्दार है, जो देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, वो वफादारी नहीं कर रहे, जो ये पक्का खेल खेल रहे हैं। यानी वक्फ के बहाने राजनीति चमकाने वालों को संत गद्दार बता रहे हैं और वक्फ को इंदिरा गांधी की देन करार दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में आया। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, आधे ना आधे। वक्फ बोर्ड तो हमारे 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा ठोकता है। और इन्हीं बेबुनियादी दावों को संत गंगा जमुनी तहजीब का दुश्मन मानते हैं, जिसमें वक्फ सिर्फ दरार डालने का काम करता है। हमारे धार्मिक स्थानों को जो है कब्जा कर रहे हैं, अपने अधीन कर रहे हैं, तो ये दरार डालने की। यानी संतों ने वक्फ को सनातन संपदा के सबसे बड़े दुश्मन मानते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। या तो वक्फ मिटेगा या सनातन बोर्ड अस्तित्व में आएगा। वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए और वक्फ बोर्ड रहता है तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। महाकुंभ से वक्फ के खिलाफ संतों की हुंकार अब एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। हर संत की जुबान पर सनातन बोर्ड की मांग है, हर संत वक्फ के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर सियासत और गर्म हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। संभल मस्जिद को लेकर ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए तो उसका जवाब भी मिला, लेकिन पहले आपको ओवैसी के सवाल सुनवाते हैं। काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है, मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं।
इस संबंध में ओवैसी ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी खेला। उन्होंने पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया तो प्रशासन ने भी उन्हें कानूनी भाषा में ही जवाब दिया। डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक पुलिस चौकी नगर पालिका की जमीन पर बन रही है। सत्याव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। तो प्रारंभिक रूप से कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, असत्यापित हैं। तो वर्तमान में जांच आगे भी कराई जा रही है। यदि कोई दस्तावेज लेके आता है उनका भी स्वागत है। तो हमारे पास जो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि ये भूमि किसी अन्य के स्वामित्व की है। वर्तमान में ये हमारे आबादी दर्ज है और आबादी में नगरपालिका की संपत्ति। बहरहाल ओवैसी के बयान और डीएम के दावों के बाद सियासी माहौल गर्म है, लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुले महादेव और हनुमान मंदिर में नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से भक्त महादेव के मंदिर के लिए पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने अपने नए साल की शुरुआत प्राचीन शिव मंदिर में पूजा पाठ से की। नए साल पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। ये वो मंदिर है जिसके कपाट 46 साल से बंद थे, लेकिन अब जब मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह भी दोगुना चौगुना हो गया। नए साल के मौके पर भक्त यहाँ भगवान के दर्शन करने पहुँचे। और ये वो सभी लोग हैं जो कि पिछले 46 सालों से इनके परिवार के लोग, उनके जो परिवार से आगे बढ़ता है, वो सभी लोग इस मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। पीछे की तरफ भी भीड़ है, अभी भीड़ कम नहीं है। आगे तक जो मंदिर का रास्ता है वहां तक जो है भीड़ लगी हुई है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। दूर दूर से भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की देश भर में चर्चा है। कर्नाटक के संत स्वामी गोविंदानंद सरस्वती भी प्राचीन कार्तिकेय मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुँचे। इस दौरान उन्होंने संभल क्षेत्र की महानता का भी वर्णन किया और इस भूमि को अयोध्या मथुरा की तरह पावन बताया, क्योंकि मान्यता है कि यही भगवान कल्कि का अवतार होगा। उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नए साल के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है, जिन्होंने साफ तौर पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी। मीडिया से रूबरू हुए सीएम धामी ने 2025 के लिए प्रदेश सरकार का रोड मैप जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजार के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ है उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेजी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पिछले साल यानी 2024 में उत्तराखंड की धामी सरकार ने मजार जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई थी। इस साल भी ये अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मछली को लेकर काफी सियासत हुई, लेकिन अब एक बार फिर मछली की चर्चा जोरों पर है। नए साल पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लालू प्रसाद को बधाई देने उनके घर पहुंचे और ये कार्यकर्ता अपने साथ बाल्टी में मछली लेकर आए थे, जिसे उन्होंने लालू प्रसाद को गिफ्ट किया। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की कामना की। शुभ संकेत माना गया है और लालू तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के लिए, बिहार के भविष्य तेजस्वी जी और 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के लिए यात्रा के लिए मछली लाए। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ता मिठाई लेकर भी पहुंचे थे। दरअसल 1 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी होता है। ऐसे में उन्हें बधाई देने के लिए भी कार्यकर्ता मिठाई लेकर पहुंचे थे। बिहार की सियासत में अगर मछली की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों चुनाव प्रचार के दौरान मछली खा रहे होते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इसे सियासी मुद्दा भी बना लिया गया था और बीजेपी ने निशाना साधा था। लेकिन एक बार फिर मछली बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों में शोक की लहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल के गाहा गांव में गम का माहौल है। यहां के लोग काफी दुखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गांव में एक शोक सभा रखी गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मनमोहन सिंह साहब थे, वो मेरे वालिद साहब के क्लास फेलोज भी थे, तो इस लिहाज से जब मैं स्कूल में आया हूँ ना, तो
फूल का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। जब भी मैं मनमोहन सिंह साहब का नाम से फूल में देखता था तो यकीन जाने कि मुझे दिल्ली मुसरत होती थी। रोहिंग्याओं के घुसपैठ रूट को डिकोड करेंगे। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने रोहिंग्याओं के घुसपैठ रूट पर सनसनीखेज खुलासा किया है। दिल्ली के स्पेशल सीपी के मुताबिक रोहिंग्या की घुसपैठ पूरी तरह प्लान्ड होती है और एक खास रणनीति और साजिश के तहत ये भारत में घुसपैठ करते हैं। भारत में घुसपैठ के लिए रोहिंग्याओं ने एक खास रूट तय कर रखा है। ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रोहिंग्याओं का एक रैकेट पकड़ा। रैकेट हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत रोहिंग्याओं को दबोचा और जब पूछताछ की गई तो ये सनसनीखेज खुलासे हुए पुलिस ने जो रैकेट पकड़ा है उसमें से सभी बांग्लादेशी हैं और ये मेघालय बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करते थे। दरअसल लंबे समय से दिल्ली को घुसपैठ का दीमक सता रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या दो ऐसे घुसपैठिए हैं जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में छुपे बैठे हैं, लेकिन अब इन घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है और इनकी धरपकड़ के बाद इन्हें खदेड़ने का काम किया जा रहा है। नया साल लेकिन यूपी पुलिस का वही पुराना अंदाज। न्यू ईयर पर भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी रहा। फिरोजाबाद से लेकर मेरठ तक योगी फोर्स ने अपराध की सफाई के लिए ऑपरेशन चलाए। फिरोजाबाद की पुलिस नए साल में बदमाशों के लिए काल बंद कराई। फायरिंग और घर में घुसकर धमकी देने वाले बदमाश फैजान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बीती रात चेकिंग के दौरान इस बदमाश ने पुलिस को देखा और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी। नए साल में नोएडा में पुलिस का 2 जगहों पर बदमाशों से सामना हुआ। थाना फेज 1 इलाके में चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को देखकर वो भागने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। दूसरी मुठभेड़ फेज 2 थाना क्षेत्र में हुई, जहां मोबाइल टावर पर बैटरियां चोरी करने वाला गैंग ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हुआ। अपराध पर स्ट्राइक की तीसरी तस्वीर मेरठ से है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। सरधना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी। दोनों बदमाश बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या के आरोपी थे। यानी पूरब से पश्चिम तक न्यू ईयर पर ऑपरेशन लंगड़ा का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। क्या यूपी के मदरसे नकली नोट की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं? पहले प्रयागराज और अब श्रावस्ती। महज 4 महीने में ये दूसरा मदरसा है जहां नकली नोट छापे जा रहे थे। नकली नोट छापने का ये धंधा कहीं और नहीं बल्कि मदरसे के अंदर चल रहा था। जब पुलिस ने छापा मारा तो हजारों के नकली नोट और नोट छापने का हर साजो सामान बरामद हुआ। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है उसको उठाएगा तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए। पुलिस का इनपुट पक्का था, लिहाजा प्लानिंग के साथ घेराबंदी करके छापेमारी हुई। तो वहीं मदरसे में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी पकड़े गए जिनका सच जान पुलिस भी दंग थी। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस और एसओजी टीम ने मौके से एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप, इंक बोतल और अवैध तमंचा और कारतूस सहित अन्य उपकरण बरामद किए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि क्या मदरसे में छापा खाना एक पैटर्न बन गया है? क्या प्रयागराज का मदरसा एक प्रयोग था या श्रावस्ती का छापा खाना एक संयोग? पुलिस को इसका जवाब जरूर तलाशना चाहिए। संभल के बाद अब यूपी के शामली में भी जलालाबाद कस्बे के मनहार खेड़ा किले को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने दावा किया। आरएलडी विधायक अशरफ अली के पैतृक आवास को राजपूत समाज के लोगों ने मनहार खेड़ा किला बताया है और दावा किया गया कि ये उनके पूर्वजों की धरोहर है। साथ ही उन लोगों ने इसे संरक्षित करने की मांग की है। हमने सारे प्रमाण लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और पुरातत्व विभाग के पास भी सारे प्रमाण हैं। दरअसल ये मामला जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद का है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली का आवास है। यह आवास एक किले के अंदर बना हुआ है। इस किले को लेकर अब विवाद हो गया है। राजपूत समाज के लोगों का दावा है कि जलालाबाद पहले मनहार खेड़ा था। यहाँ पर 1350 में एक राजा धारू रहे, उसके बाद करमचंद राजा रहे। करमचंद के 7 बेटे हुए जिन्होंने आसपास के 12 गाँव बसाए जो आज भी मौजूद है। उनके बाद उदयभान सिंह इनकी गद्दी पर बैठे। फिर उनके बेटे बिहारी सिंह, चंद्रभान सिंह, सरदार सिंह, भिक्कन सिंह और गोपाल सिंह हुए। गोपाल सिंह के शासनकाल में ही जलालाबाद के किले पर जलाल खान ने कब्जा कर लिया।
जबकि आरएलडी विधायक अशरफ अली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे पास सब अपने आवास के सब डॉक्यूमेंट हैं जो एक आवास के होते हैं, और ना हमें कोई नोटिस है, ना हमें कोई सर्वे की जानकारी है। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर हामिद हुसैन ने बताया कि फिलहाल ये मामला पुरातत्व विभाग के पास है। तो पुरातत्व विभाग से कोई फर्दर लेटर आता है, उसके इंतजार में है, जैसा आएगा निर्देश वैसा काम होगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां के जलगांव में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद आगजनी हुई। बताया गया कि गाड़ी का हॉर्न बजाने से ये पूरा विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक रूप इसने ले लिया। और देखते ही देखते ये विवाद झड़प में तब्दील हो गई। इसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई गाड़ियां फूंक दी गई, जबकि कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली थीं। इन तस्वीरों में गाड़ियां धू धू कर जलती दिखाई दी, जबकि दुकानों से ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थीं। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात पर काबू पाया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक मस्जिद के पास मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही कार ने हॉर्न बजाया, जिस पर कुछ लोग भड़क गए। इस दौरान शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पालदीस गांव में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल रात को जो हालात हुए थे, तो यहाँ पर जो काफ़ी जगह पर दुकान जो है ये जला दिए गए हुए हैं। लगभग जानकारी जहाँ तक मिलती है लगभग 7 से 8 ये दुकानें थे, ये जला दिए किस लोगों ने। इस घटना में जिनकी दुकानें जल गई उनमें काफी आक्रोश नजर आया। मेरी दुकान के सामने एक सुनार की दुकान है, उसमें सब कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, और जिस किसी ने भी मेरी दुकान फोड़ा होगा वो सब कैमरे में आए हैं। कैमरे में आने के बाद मतलब उनको वीडियो देख के उठाना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। नए साल के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। वहां के होटल शरणजीत में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस को 5 शव होटल के एक कमरे में मिले। आरोप है कि सनसनीखेज वारदात को अरशद नाम के एक शख्स ने अंजाम दिया। अरशद ने ही अपनी मां और 4 बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी। अरशद नाम के व्यक्ति ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी है। आपको दिखाऊं तो लखनऊ के नाका इलाके में स्थित होटल शरणजीत में अरशद अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रुका हुआ था। आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला था। वो 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ लखनऊ आया था। जिन लोगों की हत्या की गई उनमें बहन आलिया की उम्र 9 साल, बहन अक्सा की उम्र 16 साल, बहन रहमीन 18 साल की थी, जबकि बहन अलशिया 19 साल की थी। इनके अलावा मां भी शामिल थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के दौरान होटल से कई सबूत इकट्ठा किए, साथ ही 5 के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्लड सैंपल्स हैं और वहाँ से क्या इसके जो छोटे छोटे सामान हैं, जैसे आधार कार्ड, आईडी, ये सब है सर। ये लोग कब आए थे यहाँ रुकने? 30 तारीख। और क्या मिला अंदर? और कोई ऐसी ज्यादा संदिग्ध नहीं है। अरशद ने इतनी बेरहमी से अपनी मां और बहनों की हत्या की थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती जांच के बाद दावा किया गया कि अरशद ने पारिवारिक कलह में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच सामने आया अरशद के एक वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि इस वीडियो में अरशद खुद 5 की हत्या की बात को कबूलता दिखाई दिया। कदम उठाया। साथ ही उसने इस वीडियो में ये भी बताया कि आखिर वो इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दे रहा है। अरशद ने आरोप लगाया कि उसके मोहल्ले वालों ने उसे और उसके परिवार को इतना परेशान किया कि थक हार कर उसे ये कदम उठाना पड़ा। इस सब चीज़ों को जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। अरशद के मुताबिक कुछ लोग उसके मकान को छीनना चाहते थे। उन लोगों ने उसका आधा प्लॉट ले लिया था और दबाव बना रहे थे कि पूरा परिवार आगरा स्थित घर छोड़कर कहीं चला जाए। उसने कहा कि हताश होकर हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और अपनी पूरी जमीन मंदिर के नाम पर करना चाहते थे, लेकिन पड़ोसियों ने नहीं करने दिया। अरशद ने अब सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते तो इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। उधर आगरा में अरशद के पड़ोसियों ने भी इस परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पड़ोसियों ने कहा कि अरशद बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। वह किसी से भी बात नहीं करता था। ये नेचर है तो साहब जी किसी से बस्ती में बना के नहीं रखता था।
किसी में न मोहल्ला में, न पड़ोस में, न अड़ोस पड़ोस में कोई बना के नहीं रखता था। अरशद के मुताबिक इस घटना में उसके पिता ने भी उसका साथ दिया। हालांकि घटना के बाद अरशद के पिता कहीं चले गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। गैंगस्टर्स लॉरेन बिश्नोई ने इस बार, आपको बता दें, न्यू ईयर के मौके पर अपने आपराधिक साम्राज्य को और मजबूत करने की योजना बनाई है। साबरमती जेल में बंद बिश्नोई ने 2025 के लिए अपने गैंग की जूनियर विंग बनाने का अब संकल्प ले लिया है, जिनकी कमान सूर्य प्रताप उर्फ नोनी और अनमोल बिश्नोई के हाथों में होगी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का ये प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक और दुश्मनों को बेचैन कर देने वाला है। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के न्यू ईयर प्लान ने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए जूनियर ब्रिगेड तैयार कर रहा है, जिसकी कमान सूर्य प्रताप उर्फ नोनी, उसका भाई अनमोल बिश्नोई संभालेंगे, जबकि रोहित गोदारा इस ब्रिगेड में शूटर्स की भर्ती करेगा। खबर है कि इस साल देश भर में गैंग के 1000 शूटर्स की भर्ती की जाएगी। जो रोजगार जिनके पास नहीं है, जिनको पैसे की जरूरत है, वो उनको इजीली मिल जाता है। दूसरा, कानून, हमारे देश में कानून इतना है कि 18 साल से कम बच्चा अगर कोई अपराध करता है, यानी मर्डर करता है या किडनैपिंग करता है, गोली चलाता है, तो उनका एक जुवेनाइल की कैटेगरी में लिया जाता है। इतना ही नहीं, खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2025 के लिए अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट भी तैयार की है, जिसमें मशहूर अभिनेता सलमान खान, कौशल चौधरी, खालिस्तानियों और डी कंपनी के मददगारों के नाम शामिल है। साथ ही इस लिस्ट में कई पंजाबी गायकों के नाम भी है। इसके अलावा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हजारों करोड़ की वसूली का असाइनमेंट सौंपा गया। पाकिस्तान से घुसपैठ का इनपुट और घुसपैठियों को मार गिराने का प्रण। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करते जवानों का एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि इन दिनों कश्मीर के इलाके में तकरीबन 5 से 7 फीट तक बर्फ जम गई है। बावजूद इसके हिंद के हिम रक्षक शान से सरहद पर डटे हैं। यानी जब देश नए साल के जश्न में डूबा है, देश प्रेम के जुनून में डूबे जवान बर्फ पर घात लगाकर दुश्मन का शिकार कर रहे हैं। सेना के जवान 20,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई से लगातार पड़ोसी मुल्क की हर गतिविधियों पर न केवल नजर रख रहे हैं, बल्कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं। इनपुट है कि बर्फबारी की आड़ में पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर सकता है या फिर अग्रिम इलाकों में आईईडी लगा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाने के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी तेज कर दी है। भारतीय सेना राजस्थान में गर्मियों में चिलचिलाती गर्मी से लेकर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सर्दियों में हाड़ कपा देने वाली ठंड तक चरम मौसम की स्थिति का सामना करने के बावजूद अपने कर्तव्य में दृढ़ है। उबड़ खाबड़ खतरनाक इलाके जो अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं या मानसून के दौरान दलदल में बदल जाते हैं, हिंद के जाबाज कभी पीछे नहीं हटते और नए साल पर पेट्रोलिंग करते जवानों का ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। और देखिए, नए साल के मौके पर घूमना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन घर से जब परमिशन ना हो तो प्लान पर पानी फिर जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक छात्र ने जो कहानी रची, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। क्योंकि पुलिस को खबर मिली है कि एक छात्र की किडनैपिंग हो गई। नए साल पर अपराध की बात सुन पुलिस का माथा ठनक उठा, लेकिन जांच के बाद जब सच सामने आया तो पुलिस और परिवार वाले सभी दंग थे। दरअसल छात्र बहन के साथ कोचिंग पढ़ने साइकिल से आया था। वापस जाते समय उसने अपनी साइकिल बहन को दे दी और थोड़ी देर बाद घर वापस आने के लिए कहा। शाम होते होते परिवार के पास एक कॉल आई। कॉल पर खुद छात्र था। छात्र ने बताया कि उसे 4 लोगों ने पकड़ लिया है और 20,000 रुपए भेजने पर ही छोड़ने की बात कही। किडनैपिंग के बाद फिरौती की बात सुनते ही पुलिस को मामला संगीन लगा, लिहाजा पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया और लोकेशन ट्रेस कर टीम उसी जगह पर पहुंची जहां छात्र के होने की उम्मीद थी। पुलिस जब लोकेशन पर पहुंची तो किडनैपिंग की कहानी सुनाने वाला छात्र मजे में घूम रहा था। पुलिस दंग तो तब रह गई जब इस कहानी के पीछे की वजह पता चली। छात्र ने बताया कि वो राजस्थान के बालाजी मंदिर घूमने जाना चाहता था और इसी के लिए खुद किडनैपिंग की कहानी सुनाई। उत्तराखंड के रुड़की से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वहां बंद पड़े एक मकान में चोरी करने गया चोर पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। और ये इसलिए हो सका क्योंकि वो चोर नशे में धुत था। दरअसल मयंक गोयल अपना मकान बंद करके कहीं गए हुए थे, तभी उस मकान में 2 चोर घुस गए। इस दौरान एक चोर शराब के नशे में धुत होने की वजह से वहीं बेड पर लेट गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। जैसे ही मयंक वापस लौटे तो घर का दरवाजा खुला देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर बेड पर सो रहे चोर को तुरंत पकड़ लिया। वो भागने की फिराक में हुआ, उसने अटैक करा हम पे, पर वो नशे में इतना धुत था कि वो भाग नहीं पाया।
हमने उसे कंट्रोल में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शोर को अपने कब्जे में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। मुकदमा दर्ज करके जो आगे की लीगल कार्रवाई वो की जा रही है। बाकी उससे पूछताछ के बाद वो कहाँ और किन किन चीजों में इन्वॉल्व था उस हिसाब से आगे हम काम करेंगे। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी रुपए और जेवरात भी बरामद कर लिए और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी गई। लाश तो होएगा ही। देश में दहेज प्रथा एक बड़ी समस्या है। पैसे के लिए न जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन एमपी के गुना में दूल्हा बने एक फौजी ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया और लाखों की नकदी लौटा दी। दरअसल राघोगढ़ के सोरामपुरा गांव के फौजी दिलीप सिंह की शादी हो रही थी। शादी के शगुन में फलदान के तौर पर दिलीप को 1.5 लाख रुपए मिले, लेकिन फौजी दूल्हे ने ये पैसे लौटा दिए। इसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यही नहीं, फौजी दूल्हे दिलीप सिंह ने दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की अपील भी की। दिलीप सिंह भारतीय सेना में तैनात है। 2018 में उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी। वो शादी के लिए घर आए थे, लेकिन जब उन्हें शगुन के तौर पर 1,51,000 रुपए दिए गए तो उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया। उनके इस साहसिक और सराहनीय कदम की प्रशंसा हो रही है। साथ ही दिलीप सिंह की ये पहल उन लोगों के लिए एक सीख है जो दहेज की लालच में रिश्ते तोड़ देते हैं। नए साल के आगाज के साथ ही बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ पड़े। देश भर के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झारखंड के देवघर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ आई और बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए भी लंबी कतार लग गई। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यहाँ बेतहाशा भीड़ थी। हर कोई नए साल के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आतुर दिखा। भारी भीड़ को देखते हुए बाबा के पट सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ आई। लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच गए। दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। मंदिर के रास्ते पर ऐसा लग रहा था कि आस्था का सैलाब उमड़ आया है। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार ऐसा नजारा दिखा। राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा था। नए साल के पहले दिन खाटू श्याम के दर्शनों के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा श्याम के दरबार में करीब 10 लाख भक्तों ने शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। सालासर बालाजी धाम में भी नव वर्ष के पहले दिन भक्तों की लंबी कतार दिखी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रात 3 बजे से ही मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत बालाजी के दर्शनों के साथ करने आए थे। आज करीब 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने बालाजी के दर्शन किए। वहीं पहाड़ों पर सैलानियों ने नए साल का आगाज बर्फ में जश्न मनाकर किया। बर्फ में सैलानियों ने जमकर मस्ती की और बर्फीली वादियों में नए साल का ग्रैंड वेलकम किया। उत्तराखंड के चमोली में पर्यटकों की भारी भीड़ रही। औली में नए साल के जश्न को मनाने के लिए देश विदेश से सैलानी आए। औली में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है और इन्हीं खूबसूरत वादियों में सैलानियों ने जमकर मस्ती की। किसी ने ट्यूब स्लाइड पर फिसलकर एंजॉय किया तो किसी ने बर्फ में स्कीइंग का मजा लिया। नए साल पर औली की बर्फीली वादियां सैलानियों से गुलजार हो गई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव रहा। उत्तरकाशी के पर्यटन स्थल हर्षिल और धराली में भी नए साल की धूम रही। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां आए और दिल खोलकर इस पल को एंजॉय किया। कोई एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहा था तो कोई इन वादियों में यादगार लम्हे फोटो में कैद कर रहा था। बर्फबारी में नए साल का जश्न मनाना इनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कश्मीर का गुलमर्ग तो जन्नत से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सैलानियों ने यहाँ नए साल का शानदार आगाज किया और बर्फीली वादियों में जमकर मस्ती की। बर्फ की चोटियों से घिरा विंटर वंडरलैंड गुलमर्ग में नए साल पर हजारों पर्यटक आए थे। स्वर्ग जैसी इन वादियों में सैलानियों ने नए साल का यादगार लम्हा बिताया। और अगली खबर राजस्थान के दौसा से, जहां पर बाघ की दहशत है। बाघ के हमले में अब तक 3 लोग घायल हो चुके हैं और तो और इस बाघ को खेत में भागते हुए देखा गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो उसी बाघ का है जिसने आसपास के इलाके में आतंक मचा रखा है।
खेत में इस बाघ को भागते हुए देखा गया, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल बांदीकुई के महूखेड़ा में बाघ ने कई दिनों से दहशत फैला रखी है। ये दहशतगर्द बाघ एक दीवार के पास बैठा था, लेकिन जैसे ही इसने लोगों की आहट सुनी तो दहाड़ने लगा और अचानक हमला बोल दिया। बाघ के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बाघ सरिस्का के जंगल से निकलकर इधर आया है, लेकिन अब आबादी वाले इलाके में घूमने का मूवमेंट चिंता का विषय बन गया है। हालांकि वन विभाग की कई टीमें इस टाइगर को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को कोई सफलता नहीं मिली। फिलहाल प्रशासन ने घेराबंदी की है और ग्रामीणों को टाइगर मूवमेंट वाले इलाके से दूर रहने की हिदायत दी है। और अब हम आपको एक मजेदार खबर दिखाते हैं। एक तरफ तो 3 लाख के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ महज 5 रुपए के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, एक तरफ 3 लाख रुपए का इनामी माओवादी है जिसने दहशत में सरेंडर कर दिया, और दूसरी तरफ 5 रुपए का इनामी बदमाश है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। दरअसल दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के डर से नववर्ष के पहले ही दिन 3 लाख के इस इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया और संविधान पर विश्वास जताया। दरअसल घर वापसी अभियान के तहत अब तक 209 इनामी माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर की यह खबर भी सुनिए। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे इस बदमाश पर 5 रुपए का भारी भरकम इनाम था, जिसे आज दिनेशपुर पुलिस ने दबोच लिया। 5 रुपए के इस इनामी बदमाश का नाम साहब सिंह है। पुलिस पिछले 3 महीने से साहब सिंह की तलाश में जुटी थी। और अब हम आपको शराब के सुरूर का साइड इफेक्ट दिखाते हैं। एक व्यक्ति पर शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि बिजली के पोल पर चढ़कर वो सोने लगा। अब देखिए ना, भला इतनी चैन की नींद कहाँ आएगी? खुला आसमान, खुली हवा और बिजली के तारों का सेज। अब ऐसे मस्त माहौल में नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? ये वीडियो आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले का है। बिजली के तार पर चैन की नींद सो रहे इस शख्स ने जमकर शराब पी। नशा दिलो दिमाग पर ऐसा चढ़ा कि ये बिजली के तार पर ही जाकर सो गया। अब ना तो इसे बिजली के करंट का डर है, न नीचे गिरने की परवाह। हालांकि गांव वालों की सूझबूझ से इस शराबी की जान बच गई, क्योंकि उन्होंने समय रहते ट्रांसफार्मर बंद कर दिया। इसके बाद शराबी को सुरक्षित नीचे उतारा गया। देश की सेवा में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगाने के बाद बिहार रेजिमेंट दानापुर से रिटायर होकर सेना के 11 अधिकारी और जवान रांची लौट आए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे, जिसमें रिटायर्ड जवानों के परिवार वाले भी शामिल थे। पूरे स्टेशन को सजाया गया था। पहुंचने पर सेना के अधिकारियों और जवानों को तिरंगा भेंट किया गया। साथ ही सांस्कृतिक परंपराओं के तहत उनका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप के बीच स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों का स्वागत किया। रांची में हुए स्वागत से अधिकारी और जवान काफी भावुक नजर आए। इस दौरान वहां पर पारंपरिक आदिवासी नृत्य भी हुआ। बिहार रेजिमेंट दानापुर में अपनी ड्यूटी देने के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिक जो हैं वो आज रांची लौट आए हैं और सीधे तौर पर उनके रांची आगमन को लेकर गजब का उत्साह राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। पारंपरिक नाच गाने के साथ उनका स्वागत किया गया। रिटायर्ड हुए ये अधिकारी और जवान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, करगिल सहित देश के अलग अलग बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं। वापस लौटे जवान ने कहा कि लंबे समय के बाद वापस अपने घर लौटे हैं। जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, ये यादगार रहेगा। दिल्ली पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ बेहद सख्त है और इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया। तस्वीरों को आप देखिए। इसके तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने स्टंटबाजों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की है। 31 दिसंबर की रात अकेले जामिया नगर में पुलिस ने 35 स्टंटबाजों को यहां हिरासत में लिया और सभी की मोटरसाइकिल जब्त कर लिए। इन तस्वीरों को आप देखिए, जिसमें ज्यादातर बुलेट बाइक्स थी। जामिया नगर इलाके में स्टंट करने वाले बाइकर्स बुलेट के साइलेंसर को मॉडिफाई कर बुलेट के जरिए स्टंट करते थे।